नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर के कोरैया में अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वाहन जब्त कर चालक को किया गया गिरफ्तार। लदनिया के तिनवाही गांव में एक फूस के रसोई घर में खाना बनाने के दौरान आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख। पीएम मोदी के आगमन को लेकर झंझारपुर में हो रही है तैयारियां, वहीं 200 पुलिस बल को किया जा रहा है तैनात। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में जमीन संबंधी विवाद में हुई जमकर मारपीट, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बेनीपट्टी के पश्चिमी भूभाग के वसैत पुलिस कैंप में पदस्थापित होमगार्ड जवान लक्ष्मण ठाकुर की ड्यूटी के दौरान एक अज्ञात वाहन के द्वारा ठोकर मारे जाने से हुई दर्दनाक मौत। जन स्वराज पार्टी के द्वारा आयोजित बिहार बदलाव महारैली की तैयारी को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेनीपट्टी एसडीओ विवेक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण सह निगरानी समिति की हुई बैठक, साथ ही कई प्रस्ताव पर की गई चर्चा। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं इसके लिए बजट प्रस्ताव पारित करने के लिए नगर पंचायत बोर्ड की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। जयनगर के कोरैया गांव में नाबालिग द्वारा चलाए जा रहे अनियंत्रित पिकअप वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच में जुट गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के कोरैया गांव के गोट टोल कमलाबांध इस्लामिया चौक के समीप सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त किया। हालांकि घटना को अंजाम देने वाला ड्राइविंग सीख रहा था, वह फरार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरैया गांव के कमला बांध इस्लामिया चौक के समीप अहमद अंसारी नामक व्यक्ति के चाय दुकान पर हर रोज की तरह सोमवार की देर शाम 7:30 बजे आसपास के लोगों ने चाय पीने के उद्देश्य से बैठे हुए थे। उसी गांव के ही पिकअप वाहन चालक मोहम्मद छोटे, उम्र 27 वर्ष, अपने वाहन को चाय दुकान के समीप लगाया हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि चालक के नशे में धुत होने के बावजूद अपने नाबालिग भतीजे को ड्राइविंग सिखाने ले गया। वहीं उसका 15 वर्षीय नाबालिग भतीजा मोहम्मद अतीक ने वाहन स्टार्ट कर पास के चाय दुकान पर बैठे 4 लोगों को रौंदते हुए नजदीक के विद्युत ट्रांसफार्मर में ठोकर मार दिया, जिससे मोहम्मद सफीक, उम्र करीब 55 वर्षीय की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान कोरैया पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद जफीर एवं वार्ड नंबर 8 निवासी मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है। चिकित्सक ने घायलों की हालत को नाजुक देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद तस्लीम की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरा व्यक्ति मोहम्मद जफीर का इलाज मधुबनी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। वहीं एक अन्य घायल मोहम्मद हुसैनी का उपचार होने के बाद वह घर पर इलाजरत है।
वहीं इस घटना को लेकर पूरे गांव में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों व पुलिस के सहयोग से दोनों शवों के पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। सूत्रों ने बताया कि चालक व उसका भतीजा दोनों पिकअप वाहन लेकर कमला नदी के भीतर सिलरा गांव सीमा की ओर जा रहे थे। वहां से कुछ तस्कर द्वारा चीन निर्मित सामानों को तस्करी कर किसी अन्य जगह भेजा जाता है। सूत्रों ने बताया कि पंचायत के एक सफेद पोस्ट के संरक्षण में गिरफ्तार चालक उसका विदेशी सामान को किसी अन्य जगह पहुंचाने का काम करता है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घटना को लेकर मृतक मोहम्मद सफीक का पुत्र मोहम्मद असलम के द्वारा थाने में प्राथमिकी हेतु लिखित आवेदन दी गई है, जिसमें गिरफ्तार वाहन चालक मोहम्मद छोटे व उसका नाबालिग भतीजा मोहम्मद अतीक को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें जान से मारने के उद्देश्य से वाहन चलाने की बात कही गई। चाय दुकान पर सब आदमी बैठल रहे, गाड़ी एक बार गए, एक्सीडेंट भेले, एकदम 4 आदमी घायल में 2 आदमी मृत्यु भ गए, मोहम्मद शफीक और मोहम्मद तसलीम, मोहम्मद जफीर, मोहम्मद हुसैन। घटना पिकअप से भेले, पिकअप एक बार गए डायरेक्ट से घुसा दिल के सीधा पिकअप के तर में चपेट में दुकान में लमसम 20-25 आदमी बैठल रहे। की नाम बोला? मोहम्मद निसारुल। रात को हम सब मतलब चाय ताय पिए रहे, 5-7 आदमी रहे। तो इसके बाद जे चाय ताय पी के तुरंत हम सब कहलिए चलो तो हम सजमन भी आन लिए, एक आदमी के दिलिए। वो कल के बोलू जा कल फूले ला धो दो। इसके बाद जे हम ओकरा दिया हम अपने दे दिलिए। इसके बाद हम निकल लिए, पहले जे 3-4 आदमी रहे तब सबसे पहले मामा रहे हमरा ला, तो वो निकल गए। एक बाद जाकिर रहे तो जाकिरो निकल गए। हम इसरा ले बैठले रह गए, बुढ़वा सब रहे अंदर में तो बाहर निकल गए। इसके बाद जो हम लमसम 4 डेग आगा ने लेके पिकअप रहे लागल आ ड्राइवर जो छोरा गाड़ी चलबे छोरा रहे कोन ल बैठल आ 2-3 आदमी से बतियात रहे। तो हम पूछबो के कि आई कतो नहीं जाए गेलिए जो वही ल छी तो नहीं बतिया नहीं। इसके बाद जो हम 4 डेग आगा भेले कि जो छोरा ड्राइवर है ओकर भतीजा चाबी ल करके गाड़ी स्टार्ट करके पूरा अपना पीने रहा की रहा नहीं हम मालूम, एकदम एक्सीलेटर दल के खूब कस के के बाद एक्सीलेटर दल के सोझे गाड़ी के रफ्तार में सोझे घुमेल के गाड़ी के बस आदमी सब 2-3 बचाई तक ले नहीं चल जाता रहे। 2 आदमी के मौत भ गए और 1 आदमी के कम चांस है। मोहम्मद गफार। कल रात्रि के 8 बजे हमारे मुस्लिम चौक पुरहिया बांध पर चाय की दुकान पर चाय पानी के वास्ते बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित रहते हैं। कुछ देर के बाद चाय पीने के दरमियान एक शराबी 4 पहिया वाहन पिकअप गाड़ी लेकर अनियंत्रित होकर के 4-5 लोगों को रौंदते हुए एक व्यक्ति का ऑन द स्पॉट मौत हो गया और दूसरा व्यक्ति जो इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी आ रहे थे उसी दरमियान उसका भी देहांत हो गया और तीसरा व्यक्ति अभिकृत हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। 3 घायल है, 2 की मौत हो गई, 1 घायल है। मौत हो गई है, 1 घायल है। मृतक का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाला है? मृतक का नाम मोहम्मद शफीक और दूसरा मोहम्मद तसलीम जो जयनगर थाना अंतर्गत पुरिया पंचायत आता है वहाँ पे रहने वाले। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है, मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ। घायल है उनका नाम क्या है? घायल का नाम मोहम्मद जफीर है जो पुरिया वार्ड नंबर 9 का। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के तनुआही गांव में मंगलवार को फूस के रसोई घर में खाना बनाते समय आग लगने से राम इकबाल मंडल का घर जल गया। स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। लदनिया प्रखंड क्षेत्र के कुमरखत पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 12 तनुआही गांव में मंगलवार की दोपहर खाना बनाने के दौरान आग लगने से हजारों का संपत्ति जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना को देखते हुए स्थानीय चौकीदार विश्वनाथ प्रसाद यादव व परमेश्वर यादव के द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। आग को बेकाबू देख आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक जयनगर अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार गृहस्वामी राम इकबाल मंडल के घर के सदस्यों द्वारा फूस के रसोई घर में खाना बनाया जा रहा था। एकाएक तेज हवा के कारण आग की लपटें और भी बढ़ गई।
आग को बेकाबू देखकर स्थानीय लोगों द्वारा पानी का बंदोबस्त कर आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि आग होने की घटना में गृहस्वामी का हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर झंझारपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। सभा स्थल पर सड़क निर्माण, हेलीपैड, टेंट और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए 200 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण भी किया। झंझारपुर अनुमंडल स्थित लोहना दक्षिण पंचायत के भैरव स्थान थाना के समीप NH 27 किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम की जनसभा के लिए लगभग 300 एकड़ खाली जमीन को समतल किया जा रहा है। किसान भी अपने खेतों से गेहूं की कटाई में तेजी ला रहे हैं ताकि कार्यक्रम स्थल की तैयारी में कोई बाधा न आए। अधिकारियों द्वारा पारित नक्शे के अनुसार नया रोड, बाउंड्री वॉल तथा अन्य बुनियादी संरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। वहीं पीएम और सीएम के हेलीकॉप्टरों के उतरने के लिए 5 हेलीपैड स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनकी घेराबंदी का काम प्रारंभ हो चुका है। सभा स्थल पर जर्मन हैंगर टेंट लगाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को मधुबनी डीएम, एसडीएम, एसडीपीओ, डीसीएलआर समेत तमाम वरीय पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। एसडीएम कुमार गौरव ने बताया कि सभी कार्य तेजी से प्रगति पर है और अब तक 20% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर 200 पुलिस बल की तैनाती भी मंगलवार को की गई है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर झंझारपुर में उत्साह का माहौल है और प्रशासन पूरी तत्परता से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में रविवार को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मालूम हो कि मारपीट का कारण जमीन संबंधित विवाद बताया जा रहा है। एक पक्ष से बैद्यनाथ मिश्र, सुधीर कुमार मिश्र तथा सुनीला देवी जख्मी हैं, जबकि दूसरे पक्ष से शंभुनाथ मिश्र तथा रिंकू देवी जख्मी हुए हैं। सभी जख्मियों को परिजनों ने इलाज के लिए मधेपुर पीएचसी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से जख्मी सुधीर कुमार मिश्र का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। भेजा थाना अध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोले डे न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट पुलिस कैंप में तैनात होमगार्ड जवान लक्ष्मण ठाकुर की ड्यूटी के दौरान एक अज्ञात पिकअप वैन की ठोकर से मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पश्चिमी भूभाग के बसेट पुलिस कैंप में पदस्थापित होमगार्ड जवान लक्ष्मण ठाकुर उम्र 55 वर्ष की दर्दनाक मौत ड्यूटी के दौरान एक अज्ञात वाहन के द्वारा ठोकर मारे जाने के कारण हो गई। यह दुर्घटना विगत सोमवार की रात बसेट गोलंबर चौक के निकट घटित होने के बाद बताई जा रही है। मृतक होमगार्ड जवान मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार मृतक होमगार्ड जवान विगत सोमवार की रात्रि करीब 3 बजे बसेट गोलंबर चौक के निकट 2 जवान एवं एक चौकीदार के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान गोलंबर चौक के निकट 3 वाहन लगे हुए थे। इस बीच बेनीपट्टी से पुपड़ी की ओर तेज गति से जा रही सब्जी लदे एक पिकअप वैन ने गोलंबर चौक के निकट लगे वाहनों को ओवरटेक करते हुए सड़क किनारे खड़े मृतक होमगार्ड जवान को ठोकर मार दी,
तत्पश्चात सब्जी लदे पिकअप वैन को लेकर चालक पुपड़ी दिशा में तीव्र गति से भाग निकला। इसके बाद बसैठ पुलिस कैंप के जवानों द्वारा पिकअप वैन को ठोकर से गंभीर रूप से जख्मी होमगार्ड जवान को इलाज के लिए बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए घायल को सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान गंभीर रूप से जख्मी होमगार्ड जवान लक्ष्मण ठाकुर की मौत सदर अस्पताल में ही हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक होमगार्ड जवान की प्रतिनियुक्ति बसैठ पुलिस कैंप में विगत 8 दिसंबर 2024 को हुई थी। इधर इस संबंध में बेनीपट्टी थाना में मृतक होमगार्ड जवान के साथ ड्यूटी के दौरान रहे होमगार्ड जवान राजकुमार यादव के लिखित बयान पर अज्ञात पिकअप वैन पर पुलिस ने एक कांड दर्ज किया है। इस बाबत बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सिरसरनसा ने बताया कि होमगार्ड जवान को ठोकर मारकर मौत के घाट उतारने वाले पिकअप की पहचान के लिए बसैठ में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। सुबह में घटना हुई थी, क्या कुछ हुआ था बताइएगा। वहाँ हम लोग जो है सो अपना विकेट पे से जो है सो करीब 1:30 बजे हम लोग निकले ड्यूटी पे। वहाँ बसेठा गोलंबर पे हम लोग गए। वहाँ जाने के बाद में जाकर के जो है सो करीब 3 बजे समय में 4-5 गाड़ी उधर से आई। हाँ, गाड़ी लाइन में जा रही थी। ये दरभंगा के साइड में उस साइड में था, हम इस साइड में थे। वो जो है ना ओवरटेक करके गाड़ी जो है सो इनको ठोकर मार के गिरा दिया। कौन सी गाड़ी थी, पहचान हो पाई? वो पिकअप था सर। हाँ, 4-5 पिकअप ही था। हाँ, 4-5 पिकअप था। उसमें वो पिकअप सब पीछे रह गया। ये जो है ना ओवरटेक करके इसको मार करके भाग गया। आप लोग के द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी या सड़क को व्यवस्था करने के क्रम में? जी नहीं, हम लोग रोक नहीं रहे थे हम लोग, है ना। वो दोनों साइड में, वो भी उस साइड में थे, हम भी इस साइड में थे। हाँ, हम तो अलगे थे, वो भी अलग ही थे। हाँ, तो ओवरटेक जो किया ना, वो गाड़ी जो है ठोकर। क्या नाम था इनका? लक्ष्मण ठाकुर। वहाँ पे आप लोग कितने दिन से रह रहे थे? हम लोग यहाँ से दिसंबर में गए थे। वहाँ मोटा मोटी 3 महीना 3.5 महीना। तो 2 ही लोग वहाँ पे रहते थे? जी जी। कहाँ के थे ये खजौली के दतवार के थे। घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई? नहीं, घटनास्थल पर नहीं। तो फिर क्या हुआ था? वहाँ से फिर उठा करके हम लोग सदर हॉस्पिटल लाए, थाना के साथ में। वहाँ ला करके जो है सो ये इलाज इधर उधर किया। इसके बाद में रेफर कर दिया मधुबनी के लिए। रास्ता में जाकर दम तोड़ा। अनुमंडल अस्पताल लेके आए थे आप लोग? जी जी जी। तो वहाँ से मधुबनी रेफर किया गया? रेफर किया गया। तो वहाँ पे पुष्टि हो गई कि नहीं? उनके परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार साधारण है, नॉर्मल में नॉर्मल। आप अपना नाम बता दीजिए। राजकुमार यादव। उनका नाम लक्ष्मण ठाकुर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। जन स्वराज पार्टी की 11 अप्रैल को पटना में होने वाली बिहार बदलाव महारैली की तैयारी को लेकर लदनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सभी पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 11 अप्रैल को पटना में जन स्वराज पार्टी के द्वारा आयोजित बिहार बदलाव महारैली की तैयारी को लेकर मंगलवार को लदनिया प्रखंड कार्यालय रोड स्थित डॉक्टर तहसीन अहमद के आवासीय परिसर में पार्टी के जिला संगठन अनुमंडल अध्यक्ष राम नारायण पंडित, अनुमंडल प्रवक्ता सुजीत पासवान एवं अनुमंडल युवा अध्यक्ष हसनैन आलम उर्फ छोटू ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वक्ताओं ने कहा कि आयोजित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा युद्ध स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के इतने साल के कुशासन से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। किसी भी कार्यालय में बिना पैसे के काम नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था को बेपटरी पर ला दिया गया है। राज्य में रोजगार की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता को विकल्प मिल गया है। जन स्वराज ही राज्य की जनता के हितों की सुरक्षा, रक्षा और उसके भलाई पर काम करेगी। महारैली को सफल बनाने के लिए लदनिया प्रखंड के सभी 15 पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को मैं सुजीत कुमार पासवान, मुख्य प्रवक्ता मधुबनी जिला प्रखंड लदनिया अनुमंडल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथ ही आज हम लोग पूर्णतः बातचीत करने के लिए आए हैं कि 11 तारीख को गांधी मैदान पटना में बिहार बदलाव रैली है। उस संदर्भ में आप लोगों से बातचीत करने आया है और मुख्यतः हम लोगों को जो बातचीत करनी है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की चाल रखने के लिए यह बदलाव रैली किया जा रहा है। बिहार में पेपर लीक की जो घटनाएं घटती है दिन प्रतिदिन, उस संदर्भ में हम लोग बिहार में बदलाव रैली की चर्चा कर रहा है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन को सुदृढ़ करने के लिए इस पर विशेष चर्चा की जा रही है और करनी भी है। बिहार में राजनीति और परिवारवाद पर ज़्यादा फोकस करने की बात है, इसीलिए बदलाव रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर अवस्था में है, उसके लिए बिहार में बदलाव रैली की आवश्यकता पड़ी है। बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ बदलाव रैली की व्यवस्था की गई है। हम लोग 11 तारीख को गांधी मैदान में जाकर मजबूती के साथ, प्रशांत किशोर जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस रैली को सफल बनाया गया। देखिए, हम लोग कुछ फर्द मोर्चा नहीं है। हम लोग अपनी प्रमुखता से हम लोग दावेदारी दे रहे हैं और बाबूगढ़ी विधानसभा से यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि होंगे, विधायक प्रतिनिधि, उन लोगों के साथ हम लोग मजबूती से प्रशांत किशोर जी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए उस पर हम लोग काम करेंगे। हम आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रिंट मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु सबों को मैं
जन स्वराज के अनुमंडल युवा अध्यक्ष की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी जो आह्वान किए हैं बिहार बदलाव रैली, जो 11 तारीख को पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, और आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपने प्रखंडवासी, अनुमंडलवासी सबों को आप लोगों की तरफ से हम निमंत्रण दे रहे हैं कि उस बिहार की बदलाव की रैली में अगर आप निश्चित चाहते हैं कि बदलाव हो बिहार में अगर तानाशाही है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार से प्लान बंद होना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री बंद है, बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, उस सबों के बदलाव के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो हम खास करके हम युवा अध्यक्ष हैं और हम युवाओं से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग जरूर इस बिहार की बदलाव की रैली में आप लोग आ रहे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम लोग का मेन मंत्र है कि इसे बिहार में बहुत सारे आदमी कहते हैं कि ये बी टीम है, थर्ड मोर्चा है, कोई मोर्चा नहीं है। हम लोग अपना संदेश पहुंचा रहे हैं और हम लोग अब जात हमारे प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, द्वारा जो प्रस्तावित 11 अप्रैल को बिहार बदलाव महारैली का आयोजन गांधी मैदान में किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग पूरी ताकत और क्षमता से तैयारी में जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से यहाँ से कम एक प्रखंड से 5000 आदमी हम लोग लगनिया प्रखंड से शिरकत करेंगे 11 अप्रैल को गांधी मैदान महारैली में, बदलाव महारैली में। इस तरह 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का 1 करोड़ आम लोगों के सहमति से पार्टी का गठन हुआ। उसी तरह आज में बदलाव रैली है और नीतीश कुमार का जो कुशासन है, जो सरकारी तंत्र का सरकार है, यहाँ अफसर हौड़ी है, किसी भी लोगों का काम नहीं होता है, बिना घूस और पैसा से कोई भी काम नहीं होता है। किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए तो कोई काम बिना पैसा से नहीं होता है। इसलिए न शिक्षा का व्यवस्था सही है, इसलिए बिहार तीसरा विकल्प के रूप में बिहार की जनता देख रहा है और आज तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी आज खड़ा है और पूरी ताकत और क्षमता से हमारे आदरणीय जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं और बिहार के तमाम लोगों का सहयोग और समर्थन इनको मिल रहा है। यह गांधी मैदान में जो बदलाव महारैली होने जा रहा है, निश्चित रूप से यह उसी दिन तय कर देगा कि बिहार में 2025 में जो चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से जनता जन स्वराज पार्टी का सरकार बनाएगी और जन स्वराज पार्टी का सरकार बनेगा तो 5 काम हो जाएगा। जैसा कि मान लीजिए 15 वर्ष तक के बच्चों का जो विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था, जब तक अगर विद्यालय बनने में समय लगेगा तब तक सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में नामांकित कराएंगे। उसमें जो पैसा फीस लगेगा वो जन स्वराज पार्टी वहन करेगी। और दूसरा है रोजगार, जो आज 15 से ऊपर जो बिहार से हमारे रोजी रोजगार के लिए यहाँ युवा जो पलायन करते हैं गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, चाहे दुनिया के किसी भी जगह अगर आप देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से बिहार का लोग वहाँ जाता है रोजी रोजगार के लिए, कमाने के लिए। 2-2 साल बाल बच्चा परिवार को छोड़कर कमाने के लिए जाता है। तो जन स्वराज के सरकार का दूसरा संकल्प है कि 15 से ऊपर 10,000 से 15,000 रोजी रोजगार के लिए निश्चित रूप से अगर सरकार जन स्वराज पार्टी का बनेगा तो अगला जो छठ होगा उसमें बिहार से हमारे नौजवान रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में अनुमंडल स्तरीय निष्ठावन सह निगरानी समिति की बैठक एसडीओ विवेक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, सीसीटीवी कैमरा, गैस डिलीवरी में अनियमितता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही एसडीओ ने सभी समस्याओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीओ सह कार्यपालक दंडाधिकारी विवेक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें एसडीओ व सदस्यों में परस्पर परिचय आदान प्रदान कर बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों के द्वारा पूर्व के लिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और जिस प्रस्ताव पर अब तक कार्यवाही नहीं हो सकी है, उस पर तत्काल अमल करने हेतु एसडीओ से आग्रह किया गया। इस दौरान सदस्य शोभा भारती ने के द्वारा चर्चा प्रारंभ करते हुए बताया गया कि बेनीपट्टी क्षेत्र में जन वितरण सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, यह सभी लोगों के लिए संतोषप्रद है। वहीं सदस्य सुजीत कुमार झा के द्वारा उपभोक्ता को सही वजन से अनाज दिए जाने की मांग की गई। सदस्य ज्योति देवी के द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र के ब्रह्मपुरा पंचायत में लगभग 100 महादलित परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं, जिसकी वजह से ये सभी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी परिवारों को आधार कार्ड नहीं होने के कारण अब तक राशन कार्ड नहीं बन सका है, इसलिए उन लोगों का आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जबकि सदस्य प्रियंका चौधरी झा के द्वारा आक्रोश प्रकट करते हुए विगत कई बैठकों से गोदाम में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी पहल नहीं हो सकी है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस गोदाम का समय समय पर जांच करने और बिना जांच किए ही राशन कार्ड का आवेदन निरस्त किए जाने संबंधित मामले को भी उठाते हुए समुचित कदम उठाए जाने की मांग की है। बैठक के दौरान सदस्य विष्णुदेव सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में जन वितरण प्रणाली की अधिकांश दुकानें पारदर्शिता के साथ संचालित हो रही हैं। अब जनप्रतिनिधियों की महती जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को पूरी प्रक्रिया के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी देकर जागरूक बनाएं, ताकि वे अपने अधिकार के प्रति सजग रह सके। सदस्य जय सुंदर मिश्र एवं विजय कुमार यादव के द्वारा मांग की गई कि गैस एजेंसी होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि वसूल करती है, इस पर तत्काल रोक लगाया जाए और डिलीवरी वाहन पर आगे पीछे स्पष्ट अक्षरों में फ्री होम डिलीवरी भी लिखवाया जाए। उन्होंने बेनीपट्टी गोदाम के हालत पर चिंता प्रकट करते हुए वहां कार्यरत अवैध कर्मी को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा डीलर को वजन करके अनाज देने की मांग की है। सदस्य डीएन झा के द्वारा गैस एजेंसी एवं गोदाम मैनेजर के कार्यकलाप पर क्षोभ प्रकट किया गया तथा इसमें अपेक्षित सुधार की मांग की गई। वहीं सदस्य बशनु मंडल के द्वारा बताया गया कि यह अत्यंत ही संतुष्टि का विषय है कि अधिकांश सदस्य जन वितरण प्रक्रिया के व्यवस्थापन से संतुष्ट है, लेकिन समय समय पर इसका औचक निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। चर्चा में मुख्य पार्षद मंजू देवी व सदस्य अरुण कुमार यादव ने भी भाग लिया। इसके बाद एसडीओ ने सभी सदस्यों के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए सरकार द्वारा जनहित के चलाई जा रही सभी योजनाओं से आम जनों को लाभान्वित कराने में प्रशासन को अपेक्षित सहयोग देने की अपील की। मौके पर अनुमंडल के सभी एमओ, एजीएम व एएसडीओ समेत अन्य लोग भी शामिल थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए लगभग 65 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में सड़कों, नालियों, सोलर लाइट, कचरा प्रबंधन आदि विकास योजनाओं पर चर्चा हुई और वार्ड स्तर पर कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में एवं कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद के संचालन में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं इसके लिए बजट प्रस्ताव पारित करने के लिए नगर पंचायत बोर्ड की बैठक मंगलवार की शाम आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए तकरीबन 65 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में कुल 22 वार्डों वाले बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क कंस्ट्रक्शन अर्थात सड़क, गली नाली, तरल कचरा अपशिष्ट प्रबंधन, जन जीवन हरियाली, सोलर स्ट्रीट लाइट, रेंटल इनकम, उपभोक्ता शुल्क, प्रशासनिक खर्च, मेंटेनेंस व अन्य कार्यक्रमों एवं विकास कार्यों को अच्छे ढंग से चलाने हेतु विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में उपस्थित वार्ड पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में सड़क व गली नाली का निर्माण करने, सोलर स्ट्रीट लगाने आदि विकास कार्यों से संबंधित मांगों का प्रस्ताव बनाकर बोर्ड को सौंपा। बैठक में नगर पंचायत के वार्डों को स्वच्छ बनाकर रखने का निर्णय लिया गया। मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत क्षेत्र में वंचित रह गए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बैठक में उप मुख्य पार्षद दीपशिखा कुमारी, वार्ड पार्षद रामबरन राम, योगेंद्र यादव, मोहम्मद फैजल अंसारी, हेना कौसर, नथुनी राम समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद।
राजनगर स्टेशन पर शौचालय में गंदगी और डस्टबिन की जर्जर स्थिति यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। महिलाओं को खासकर कठिनाइयां होती हैं। कैंटीन चालू है लेकिन शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। रेल प्रशासन को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राजनगर रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। स्टेशन पर कैंटीन और स्टॉल तो खुले हुए हैं, लेकिन शौचालय और डस्टबिन की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। शौचालयों में गंदगी और दुर्गंध के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिला यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। स्टेशन परिसर में डस्टबिन तो मौजूद है, लेकिन वे टूटे फूटे हैं और काम के लायक नहीं है। इसके अलावा अब तक पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी शुरू नहीं हो सकी है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। रेलवे विभाग को इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों को स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिल सके। राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। जयनगर थाना पुलिस ने नेपाल से लाई जा रही 1440 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को कमला पुल के पास से गिरफ्तार किया। 8 बाइक पर शराब लादकर तस्कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। जयनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कमला पुल इस्लामपुर मोहल्ला के समीप में भारी मात्रा में शराब लदे बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ शराब तस्करों के द्वारा शराब की खेप नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। शराब तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर थानाध्यक्ष के नेतृत्व से एसआई संतोष कुमार, शेषनाथ प्रसाद एवं पैंथर टीम व पुलिस जवानों के सहयोग से सूचना के आधार पर कमला पुल के पास इस्लामपुर मोहल्ला के निकट पुलिस टीम द्वारा जाल बिछाया गया। इसी क्रम में एक के बाद एक 8 शराब तस्करों ने अपने बाइक पर शराब लदे मोटरसाइकिल को नेपाल से बलुआ टोल के रास्ते इस्लामपुर मोहल्ला की ओर जाते ही पुलिस द्वारा चारों ओर से घेराबंदी कर शराब लदे मोटरसाइकिल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के कुआड के बघेवा निवासी विवेक कुमार उम्र 18 वर्षीय बताई गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करों द्वारा एक मोटरसाइकिल पर शराब का 4 बोरी में शराब लाद कर ले जा रहा था। उन्होंने कहा कि 8 मोटरसाइकिल से 1440 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद की गई है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के वार्ड नंबर 23 स्थित श्री श्री 108 कामेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वाटर कूलर व प्यूरिफायर लगाया गया। इसका उद्घाटन बैंक प्रबंधक परमानंद सिंह व समाज सेवी प्रशांत राय ने किया। इससे श्रद्धालुओं व राहगीरों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी। मंगलवार को मधुबनी के वार्ड नंबर 23 में श्री श्री 108 कामेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा की ओर से वाटर कूलर व वाटर प्यूरिफायर स्थापित किया गया। इससे श्रद्धालुओं व राहगीरों को काफी फायदा होगा, जिसका उद्घाटन पीएनबी ब्रांच के चीफ मैनेजर परमानंद कुमार सिंह व समाज सेवी प्रशांत कुमार राय ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर समाज सेवी प्रशांत राय ने कहा कि पीएनबी बैंक की सराहनीय पहल है। इससे पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोगों को भी फायदा होगा व शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगी। पीएनबी के मुख्य शाखा प्रबंधक परमानंद सिंह ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक समाज कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहती है। इस तपती धूप में राहगीर को शीतल जल मिलेगी। इस मौके पर मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार पांडे, सचिव बबलू सिंह, पप्पू सिंह, संतोष सम्राट समेत अन्य लोग मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के मलंगिया गांव में चैती दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जयकारों से गूंजता माहौल में भक्तों ने माता रानी को भावभीनी विदाई दी। वहीं मेले में लाखों की भीड़, भंडारा, झूले और सांस्कृतिक सौहार्द का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।
मधुबनी जिले के रैका प्रखंड के मलंगिया गांव में चैती नव दुर्गा पूजा समिति खांजीपुर मलंगिया के द्वारा बड़े ही धूमधाम से माता रानी के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन में ग्रामीणों व दूर दराज से आए हजारों की संख्या में लोगों ने भी भाग लेकर माता रानी के विदाई यात्रा में शामिल हुए। वहीं जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा। बताते चले कि मिथिला के प्रसिद्ध नाट्यकार साहित्य अकेडमी पुरस्कृत महेंद्र मलंगिया के जन्मस्थली गांव में सन 1991 से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा ग्रामीणों के सहयोग से परमानंद कुंवर के नेतृत्व में 2014 तक किया गया। उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से इस पूजा का कमेटी सचिव संतोष कुंवर, अध्यक्ष ब्रज नारायण झा और खुरखुर झा को पद सौंपा गया। तब से आज तक सभी ग्रामीणों के सहयोग से ही बड़े ही धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ चैती दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। पूजा कमेटी पूर्व अध्यक्ष चंदा ईट उद्योग के प्रोफेसर महेश चंद्र राजदेव ने बताया कि माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस दरबार में जो भी आते हैं झोली भरकर ही जाते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी मन्नत पूरी होने पर माता रानी की सोने की जेवरात चढ़ाते हैं। पिछले बार भी एक भक्त इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम मोहम्मद खुर्शीद ने सोने का नथिया के साथ इस बार भी देवी भक्तों ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर माता रानी को सोने का टीका, नथिया, बिंदी व अन्य श्रृंगार के आभूषण चढ़ाए। एक भक्त ने मनोकामना पूर्ण होने पर माता रानी को 51 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाया। इस मेले में कमेटी के द्वारा यथासंभव खर्च किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 35 वर्षों से पूजा किया जाता है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई शांति भंग नहीं हुआ है। प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहता है। मेले में लगभग 6 से 7 लाख रुपया खर्च किया जाता है। इस मंदिर में लोगों की श्रद्धा और सहयोग से मंदिर का विकास हो रहा है। मंदिर परिसर में रामनवमी के दिन महाभंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास गांव के कुंवारी कन्या बटुक प्रसाद ग्रहण करते आते हैं। पूजा में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर के साथ साथ आसपास के सभी गांव देवी भक्तों ने भी माता रानी का अंतिम विदाई को लेकर बड़े ही भावुक नजर आए। भक्तों ने भी माता रानी की अंतिम दर्शन नम आंखों से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर की। साथ ही अगले वर्ष आने के लिए माता रानी के चरणों में अर्जी दाखिल की। बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने भी माता रानी के दरबार में माथा टेक दर्शन किए तथा सभी सनातन धर्मियों व देवी भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। वहीं राजद युवा नेता आसिफ अहमद माता के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए। साथ ही उन्होंने भक्तों से मिलकर आपसी भाईचारा व सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की तथा उन्होंने यह भी कहा कि इस त्योहार पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। हजारों हजार की संख्या में माता रानी के दर्शन कर मेले का आनंद उठाने पहुंचे। माता रानी की अंतिम विदाई मंदिर परिसर के बगल के पवित्र सरोवर में किया जाता है। मेले में विभिन्न प्रकार के मीना बाजार के साथ मिठाई, खिलौने, झूले व अन्य प्रकार की दुकानें लगाई गई हैं। प्रतिमा विसर्जन हो रही है, क्या कहना है? आज प्रतिमा विसर्जन हो रही है, उस पर क्या कहना है? देवी भक्तों को क्या कहना है?
में खुशहाली के छड़े ये खुशहाली हर चीज दिन रात पूरा सब अपने प्राण बने रहे। आज हम आपको बहुत अच्छे पूरे मन के खुशी भी बजा रहे थे और दुख भी बजा रहे थे, खुश भी बजा रहे थे। ये खुशी देखते ना कि हम सब आए हैं भगवान के पूरा साफ का बड़ा संभाल के रखे। जो माता और आशीर्वाद मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें पीएम किसान योजना, कृषि यंत्रीकरण, उर्वरक वितरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और आत्मा योजना की समीक्षा की गई। लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन व निगरानी के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में देर शाम जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि अभियान चलाकर एक सप्ताह में सभी लंबित आवेदनों का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के तहत प्राप्त हो रहे आवेदनों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर जमीन संबंधित कागजातों की सत्यापन पर लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पीएम किसान योजना के ई-केवाईसी 100% भौतिक सत्यापन, एनपीसीआई सेल्फ रजिस्ट्रेशन में निम्न प्रदर्शन करने वाले कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि समन्वयक से स्पष्टीकरण पूछें। कृषि यंत्रीकरण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कृषि यंत्रीकरण से संबंधित लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर कृषि समन्वयक के स्तर से यंत्रों का भौतिक सत्यापन कराते हुए अनुदान भुगतान में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के क्रम में उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्वरक की उपलब्धता एवं बिक्री पर सतत निगरानी रखे। किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि उर्वरक की बिक्री पर सतत निगरानी रखते हुए कृषि समन्वय किसान सलाहकार की उपस्थिति में उर्वरक का वितरण उचित मूल्य पर करना सुनिश्चित करें। साथ ही रवनशील रहकर उर्वरक का निर्धारित मूल्य पर बिक्री एवं खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण भी प्रतिदिन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मति कर चालू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्युत अभियंता एवं नलकूप के अभियंता आपस में समन्वय कर विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ विद्युत संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। जिले में जिन इच्छुक किसानों को खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां 100% इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द विद्युत संबद्धता प्रदान करे। साथ ही साथ उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कृषि फीडर से निर्बाध रूप से निर्धारित समय तक प्रतिदिन बिजली उपलब्ध करवाने को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कृषि फीडर हेतु नया कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन को मिशन मोड में निष्पादित करने का निर्देश दिया।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के विरुद्ध हर हाल में 100% उपलब्धि प्राप्त करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों द्वारा अभी तक मिट्टी जांच नमूना जिला स्थित लैब में जमा नहीं किया गया है, वह 1 सप्ताह के अंदर मिट्टी जांच नमूना जमा करवाना सुनिश्चित करें। आत्मा की समीक्षा के क्रम में जिला अधिकारी ने निर्देश दिया कि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि करवाना सुनिश्चित करें। आत्मा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उप परियोजना निदेशक आत्मा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि करना सुनिश्चित करे। उक्त बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रईका थाना पुलिस ने मारर गोलीकांड के मुख्य आरोपी 22 वर्षीय विकास पासवान को जीवत चौक से गिरफ्तार कर लिया। वह कई मामलों में फरार चल रहा था और पुलिस की नजरों से बच रहा था। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रईका थाना पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर मारर गोलीकांड के मुख्य अभियुक्त 22 वर्षीय विकास पासवान को जीवत चौक से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतका की मां के बयान पर 15 दिसंबर 2024 को रईका थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए रईका थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि विकास पासवान पर रईका थाना में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज था, जिसमें वह लगातार पुलिस की नजर से बच रहा था। विभिन्न मामले की जांच की जा रही है और विकास को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेड न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।